दोस्तों, यूरोपीय देश जिसकी सप्लाई चेन की तारीफ दुनिया भर में होती थी, अब पूरी तरह से ये सप्लाई चेन ठप हो गई है। वहां के बंदरगाहों पर जहाज का इस समय तांता लगा हुआ है और इसका कारण है डोनाल्ड ट्रंप का एक फैसला। यूरोपीय देशों से निकल कर आई इस खबर के ऊपर इस वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप की अकड़ और एनआरआई के ऊपर लगने वाले टैक्स का फैसला अब पलट गया है, जिससे भारतीयों को काफी फायदा होने वाला है। इसके अलावा भारत के रेमिटेंस ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इन सभी खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, यूरोप के बंदरगाह आज ऐसी भीड़ से जूझ रहे हैं जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जहाज जो पहले कुछ घंटों में अपना माल उतार कर रवाना हो जाते थे, अब उन्हें कई दिनों तक कतार में खड़ा रहना पड़ रहा है। माल उतर नहीं पा रहा, नए कंटेनर चढ़ नहीं पा रहे और पूरी सप्लाई चेन लड़खड़ाने लगी है। ये सब अचानक नहीं हुआ, इसकी शुरुआत हुई थी एक फैसले से जो लिया गया था अमेरिका में, लेकिन इसका असर पूरे यूरोप की नसों तक पहुंच गया। दरअसल 2025 की शुरुआत में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से एक आक्रामक व्यापार नीति अपनाई, जिसे उन्होंने अमेरिका फर्स्ट 2.0 कहा। इस नई नीति के तहत चीन, भारत और यूरोप से आने वाले सैकड़ों उत्पादों पर भारी टैक्स लगा दिए गए। मकसद था विदेशी माल को महंगा बनाकर घरेलू कंपनियों को बढ़त देना। लेकिन जब अमेरिका ने विदेशी माल के दरवाजे बंद किए तो वो माल किसी और रास्ते से बाहर निकलने लगा। जो कंटेनर पहले लॉस एंजलिस या न्यूयॉर्क पहुंचते थे, उन्होंने अब रुख किया रॉटरडैम, एंटवर्प और हैम्बर्ग की ओर। इन यूरोपीय पोर्ट्स के लिए यह अचानक आई लहर जैसी थी। तैयारियां उतनी नहीं थी, जगह उतनी नहीं थी और स्टाफ भी उतना नहीं था कि इस नए ट्रैफिक को संभाल सके। कंटेनर शिप्स लाइन में लग गए। कुछ जगहों पर 5 से 7 दिनों की देरी सामान्य हो गई, लेकिन इससे भी बड़ी समस्या वहां शुरू हुई जहां से सामान पोर्ट्स के भीतर और फिर बाकी यूरोप में भेजा जाता है। नदियों और ट्रेनों के रास्ते। राइन नदी जो जर्मनी और नीदरलैंड के बीच बहती है और यूरोप की सप्लाई चेन की रीढ़ मानी जाती है, अब पहले जैसी नहीं रही। 2025 की गर्मियों में बारिश ना के बराबर हुई। राइन नदी का जल स्तर इतना गिर गया, उसमें चलने वाले जहाज अब अपना आधा ही माल ढो पा रहे हैं। इसका मतलब है 2 गुना चक्कर, 2 गुना ईंधन और 2 गुनी देरी। यानी एक जगह जो पहले 3 दिनों में सामान पहुंचता था, अब वहां पहुंचने में हफ्ता लग रहा है। और इसी समय दुनिया की 2 सबसे बड़ी कंटेनर कंपनियां MSC और MySK ने अपना दशक पुराना साझेदारी मॉडल खत्म कर दिया। अब दोनों अपने जहाज अलग अलग बंदरगाहों पर भेज रही है, जिससे स्केड्यूलिंग और प्लानिंग में और अधिक उथल पुथल आ गई है। इस सारी उथल पुथल ने यूरोप के लॉजिस्टिक ढांचे को हिलाकर रख दिया। कई कंपनियां जो जस्ट इन टाइम मॉडल पर भरोसा करती थी, यानी जहां प्रोडक्शन तभी होता है जब माल सही समय पर पहुंचे, अब रोज नई चुनौतियों का सामना कर रही है। जब कंटेनर वक्त पर नहीं पहुंचते तो उत्पादन रुकता है, फैक्ट्रियां धीमे पड़ती है और आखिरकार इसका असर दुकान तक पहुंचता है। सुपरमार्केट में कुछ प्रोडक्ट्स गायब हैं और जो हैं उनकी कीमतें बढ़ती जा रही है। सप्लाई रुक गई है लेकिन मांग जस की तस है। चीन ने इस स्थिति का लाभ उठाने में देर नहीं की। अमेरिका में बड़े टैक्स के बाद उसने भी अपने एक्सपोर्ट्स को यूरोप की ओर मोड़ना शुरू कर दिया। अब यूरोप के पोर्ट चीनी कंटेनरों से भी भर चुके हैं। उधर भारत की स्थिति थोड़ी उलझी हुई है। एक तरफ भारत को यह मौका मिल रहा है कि वो अमेरिका और यूरोप दोनों के लिए एक भरोसेमंद सप्लायर बने, लेकिन दूसरी तरफ यूरोपीय पोर्ट्स पर फंसे माल ने भारतीय एक्सपोर्टर्स को भी परेशानी में डाल दिया। देरी से माल पहुंच रहा है, लागत बढ़ रही है और शेड्यूल बिगड़ रहा है। भारतीय लॉजिस्टिक कंपनियां और सरकार इस बदलाव को भांप चुकी है। सागरमाला प्रोजेक्ट को फिर से रफ्तार दी जा रही है। छोटे और मझोले पोर्ट्स को अपग्रेड किया जा रहा है और निजी वेयर हाउसिंग को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, ताकि भारत न केवल इस दबाव को झेले बल्कि ग्लोबल लॉजिस्टिक में अपनी भूमिका को और मजबूत करे। अब ध्यान सिर्फ माल भेजने पर नहीं, बल्कि ये सोचने पर भी है कि वह माल कितनी जल्दी, सटीकता और कम लागत में पहुंच सके। यूरोप में भी प्रयास चल रहे हैं। कई पोर्ट्स अब 24 घंटे काम करने की योजना बना रहे हैं। मशीनरी अपग्रेड हो रही है और कर्मचारियों की भर्ती हो रही है। लेकिन यूरोपीय लॉजिस्टिक इंडस्ट्री के वरिष्ठ अधिकारी मानते हैं कि ये कोई छोटा बदलाव नहीं है, यह एक सिस्टम रिसेट है। ऐसा रिसेट जो 2026 या उससे आगे तक खींच सकता है। कंपनियां अब जस्ट इन टाइम से हटकर
बफर स्टॉक मॉडल पर लौट रही है, जहां सामान पहले से स्टोर करके रखा जाएगा ताकि देरी से बचा जा सके। वहीं कई मल्टीनेशनल कंपनियां अब बड़े बड़े पोर्ट्स पर निर्भर रहने की बजाय अपने निजी वेयर हाउस खड़ा कर रही है। वह सप्लाई चेन को ज्यादा लचीला और विविधतापूर्ण बनाने की कोशिश में है। ये सिर्फ यूरोप की समस्या नहीं है, यह एक ग्लोबल शिफ्ट है, एक नया युग जहां लॉजिस्टिक्स अब पहले जैसे सरल नहीं रहेंगे। ट्रम्प की टैरिफ नीति ने केवल ट्रेड डायनेमिक्स नहीं बदले बल्कि सप्लाई चेन की धड़कनों को फिर से मापने पर मजबूर कर दिया। यह तय है कि आने वाले सालों में जो देश और कंपनियां इस नए सिस्टम के मुताबिक खुद को ढाल पाएंगे वही वैश्विक व्यापार की अगली बड़ी ताकत बनेंगे। बहरहाल बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। अमेरिका में रह रहे लाखों भारतीयों और वहां काम करने वाले प्रोफेशनल्स के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए कानून वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट में बड़ा बदलाव किया गया है, जिसके बाद अब अमेरिका से भारत जैसे देशों में पैसा भेजने पर लगने वाला टैक्स सिर्फ 1% रह गया है। पहले ये टैक्स 5% रखने का प्रस्ताव था, जिससे अमेरिका में बसे भारतीयों में काफी चिंता फैल गई थी। अब ये टैक्स पहले 3.5% किया गया और अब उसे और घटाकर 1% कर दिया गया। नए कानून में साफ लिखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति अमेरिका में किसी दूसरे देश में पैसा भेजेगा तो भेजी गई रकम पर 1% टैक्स देना होगा। यह टैक्स पैसे भेजने वाले व्यक्ति को ही देना पड़ेगा, लेकिन इसमें एक राहत भी दी गई है। अगर पैसा बैंक खाते से डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के जरिए भेजा गया तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। सिर्फ नगद मनी ऑर्डर या कैशियर चेक के जरिए भेजे गए पैसे पर ही ये टैक्स लागू होगा। इसका मतलब है कि जो लोग डिजिटल तरीके से पैसा भेजते हैं उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अमेरिका में करीब 29 लाख भारतीय रहते हैं। इनमें से ज्यादातर लोग वहां नौकरी करते हैं और हर महीने भारत में अपने परिवार को पैसे भेजते हैं। जब पहली बार 5% टैक्स की बात सामने आई थी तब इन लोगों को बहुत चिंता हुई थी कि अब हर बार पैसा भेजने पर बड़ी रकम कट जाएगी, लेकिन अब सिर्फ 1% टैक्स लगने से उनकी परेशानी कम हो गई है। भारत को विदेशों में रहने वाले भारतीयों से जो पैसा हर साल आता है उसे रेमिटेंस कहते हैं। ये पैसा भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है। साल 2024 में विश्व बैंक ने बताया कि भारत को सबसे ज्यादा रेमिटेंस मिला, करीब 129 अरब डॉलर। दूसरे नंबर पर था मैक्सिको, जिसे लगभग 68 अरब डॉलर मिले। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा रेमिटेंस पाने वाला देश बना हुआ है। भारत के केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले वित्त वर्ष 2023-24 में विदेशों में रहने वाले भारतीयों ने कुल 135.46 अरब डॉलर भेजे। ये अब तक का सबसे ज्यादा रकम है। साल 2016-17 में यह आंकड़ा 61 अरब डॉलर था, यानी कुछ ही सालों में ये रकम दोगुनी से भी ज्यादा हो गई है। ये पैसा भारत के चालू खाते में आने वाले कुल विदेशी रकम का लगभग 10% हिस्सा है। सबसे ज्यादा पैसा अमेरिका, ब्रिटेन और सिंगापुर जैसे विकसित देशों से आता है। आरबीआई के मुताबिक इन 3 देशों से कुल रेमिटेंस का 45% आता है। पहले खाड़ी देशों जैसे सऊदी अरब और यूएई से सबसे ज्यादा पैसा आता था, लेकिन अब अमेरिका और यूरोप जैसे देशों से पैसा भेजने वालों की संख्या बढ़ गई है। इसका कारण यह है कि अब अधिकतर भारतीय पढ़े लिखे और कुशल कामगार के रूप में इन देशों में जा रहे हैं। वहीं डोनाल्ड ट्रंप के इस बिल को लेकर टेस्ला के मालिक एलोन मस्क ने भी नाराजगी जताई थी। उन्होंने इसे पागलपन बताया और कहा कि इससे अमेरिका में लाखों लोगों की नौकरियां चली जाएगी। अमेरिका में रह रहे भारतीयों ने इस टैक्स के खिलाफ आवाज उठाई, सोशल मीडिया पर अभियान चलाए और सांसदों से अपील की। इसी का नतीजा है कि जो टैक्स पहले 5% था अब सिर्फ 1% रह गया है। इससे ये साफ होता है कि अगर भारतीय समुदाय एकजुट होकर किसी मुद्दे पर खड़ा हो तो बदलाव मुमकिन है। ये फैसला ये भी दिखाता है कि दुनिया के बड़े देश अब भारतीय प्रवासियों की ताकत और भूमिका को समझने लगे हैं। ये सिर्फ टैक्स कम होने की खबर नहीं है, बल्कि ये भारतीयों की एकता, प्रभाव और मेहनत की जीत है। बहरहाल दोस्तों, इन दोनों खबरों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।